नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर जम्मू समर जोन के 14 जनवरी तक अब विंटर वेकेशन बढ़ गए हैं। ये बड़ी खबर, जहां शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू के निर्देश पर भी फैसला लिया गया है। खराब मौसम और ठंड को देखते हुए अवकाश में बढ़ोतरी कर दी गई है। स्कूलों के द्वारा यहाँ खुलने की आप देखिए किस तरह से दोबारा अलग से आदेश जारी होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आप देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। जम्मू संभाग के समर जोन में स्थित सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। अब ये अवकाश बुधवार 14 जनवरी 2026 तक जारी रहेंगे। जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू के निर्देशों पर यह फैसला लिया गया। मौजूदा समय में मौसम की स्थिति लगातार बढ़ रही है और मौसम जिस तरह से ठंडा हो रहा है और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवकाश बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर भी संभावित प्रभावों को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठा लिया। फिलहाल सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे और इससे पहले सभी सरकारी और निजी स्कूल कल 12 जनवरी को खुलने जा रहे थे, लेकिन मौसम के तेवरों को देखते हुए सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और स्कूलों को दोबारा खोलने के संबंध में जल्द ही अलग से आदेश जारी किया गया। एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर यातायात के लिए 8 दिन बाद एक बार फिर से मुगल रोड को खोल दिया गया है। बड़ी अपडेट है और ऐतिहासिक मुगल रोड सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक खुला रहेगा और फिलहाल सिर्फ हल्के वाहनों को ही आवाजाही की इजाजत दी गई है, क्योंकि बर्फबारी होने की वजह से इस रास्ते को बंद किया गया था। प्रशासन ने पूरी तरह से रास्ता साफ करने की कवायद तेज की और अब इसे 10:30 बजे खोल दिया गया था। महज हल्के वाहनों के लिए आवाजाही की इजाजत दी गई है। राजौरी पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड आज 8वें रोज यातायात के लिए खोल दी गई और मुगल रोड पर गिरी हुई बर्फ को हटाने का काम सिलसिलेवार ढंग से पूरा करने के बाद पुंछ प्रशासन और बीआरओ ने इसे आंशिक तौर पर खोलने का फैसला किया। मुगल रोड पर फिलहाल सिर्फ हल्के वाहनों को सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक आवाजाही की इजाजत दी जा रही है और पुंछ के डीसी अशोक शर्मा ने यह बताया कि मुगल रोड पर फिसलन के चलते एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए जिला पुंछ से देखने को मिल रही है, जहां पर राजौरी और पुंछ इलाके के अंदर अगर पीर की गली की बात करें, वहां पर भी मौसम आप देखिए साजगार बना रहता है। लेकिन मुगल रोड से बड़ी अपडेट, जहां पर सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक के लिए इस रास्ते को खोल दिया गया है। कश्मीर घाटी से ये रास्ता जोड़ता है और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि मरीजों के लिए यह काफी लाभदायक रास्ता सिद्ध होता है, काम करने वाले लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि पुंछ से सीधा जो लोग कश्मीर की ओर रुख करते हैं उनके लिए कारागार रोड साबित होता है। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से अगर इसे खोलने का आप देखिए ऐलान कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत जरूर मिल रही है और साथ ही साथ राहत के साथ साथ लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि कई लोग व्यापार के लिए भी कश्मीर की ओर रुख करते हैं। अब यातायात यहाँ पर ठप किया गया था, 8 दिन से पूरी तरह से ये रोड बंद था, लेकिन अब 8वें दिन इसे एक बार फिर से खोल दिया गया है और महज सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खोला गया है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए अब लोगों को भी एडवाइजरी का पालन करना जरूरी रहेगा और समय का पूरी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का समय रखा गया है जब इस रास्ते पर आप लोग आवाजाही कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसके बाद या पहले आप आवाजाही करते हैं तो फिर परेशानी के दौर से आपको गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि पीर की गली इलाके के अंदर एकदम से मौसम बदल जाता है। और साथ ही ये भी बताते चले कि ठंड का मौसम चल रहा है, बर्फबारी वहां पर हो रही है और बर्फबारी होने की वजह से रास्ते पर आप देखिए फिसलन वहां हो सकती है। लेकिन अब जिस तरह से महज कुछ घंटों के लिए इस रास्ते को खोलने की इजाजत दी गई है, उसका पालन जरूर कीजिए। एक मेन इशू हुआ था कि पानी बर्फ़ जो है उसको हटा दिया गया था, बट जो आइसिंग हो रही है उस पर, तो उस वजह से 2-3 दिन सिलेक्टेड गाड़ियाँ भेजी गई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद था, बट सिचुएशन को देखते हुए गाड़ियाँ निकाली गई। आज भी गाड़ियाँ जो हैं वो छोड़ी गई हैं, बट जो पैसेंजर्स की और पैसेंजर की सेफ्टी जो है सबसे प्राइम कंसर्न है। इसी सिलसिले में मैं खुद आज रोड देखने भी जा रहा हूँ कि क्या पोजीशन है। बीआरओ को टोज पे रखा गया है, वो जो भी रिक्वायरमेंट है जैसे साल्ट और यूरिया करते हैं डिस्पर्स, उस पर डालते हैं ताकि आइसिंग ना हो और स्लिप ना हो,
क्योंकि अगर रोड पे स्लिप होता है तो गाड़ियों का चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने सिलेक्टेड पीरियड में धूप के टाइम ही गाड़ियों को अलो किया है। 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक अपने स्ट्रेच में हम अलो कर रहे हैं। जो उस पीरियड में हमारा एरिया क्रॉस करती हैं हम उनको अलो कर रहे हैं। तो एक बार देखने के बाद फिर हम उसको रिव्यू करेंगे कि क्या हम गाड़ियाँ ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं या ओनली सिलेक्टेड को जाने देंगे, इमरजेंसी वाली गाड़ियों को। तो वो एक बार देखने के बाद हम उस पर ट्रैफिक पुलिस और एसएसपी साहब से बात करके तो हम इस पर डिसीजन ले लेंगे। लेकिन तो कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज जम्मू के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की और बैठक का उद्देश्य उन समुदायों को पेश आ रही समस्याओं का जायजा लेना था। बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों से जुड़ी हुई बुनियादी सुविधाओं, रोजगार, शिक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। मंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखा और उनके शीघ्र समाधान की मांग कर दी। मंत्री जावेद राणा ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं और इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय और समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि डेली वेजर्स को उनका हक दिलाने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि इस वर्ष उन्हें कोई सकारात्मक और खुशखबरी मिलने वाली है। ये आज एक जो पब्लिक आउटरीच के सिलसिले में ही हमने एक नया किस्म का ये प्रोग्राम आज यहाँ रखा है, जिसमें हमारे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटीज़ के जो नुमाइंदा लोग हैं, इनके साथ मिलके इनके इश्यूज, इनके इलाके के में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जनरल इनका जो कंडीशंस है इनकी समाज की, सोसाइटी की और इनके मुश्किलात के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और मेरे डिपार्टमेंट के यहाँ ऑफिसर्स भी मेरे साथ हैं। कुल मिला के क्योंकि ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, डाउन ट्रोडन लोग हैं, इनके इश्यूज जो हैं वो हुकूमत के ऐवानों तक बेहतर ढंग से पहुंच नहीं पा रहे। तो मैंने ये महसूस किया और मैंने चाहा कि ग्राउंड लेवल से जो इनकी नुमाइंदा जो शख्सियात हैं, इनके साथ मिलकर इनके एरिया का एक सरसरी जायज़ा ले लूँ और आने वाले जो हमारे जो प्लानिंग होंगी उनमें इनके जो डेवलपमेंट्स के वर्क्स हैं या इनकी मुश्किलात हैं, किस तरीके से उनका इजाला किया जा सके, उसके बारे में आज की ये ड्रॉप आउट कैजुअल लेबरर तो कोई कैटेगरी नहीं होती, लेकिन अब है एक सिलसिला, क्योंकि यहाँ इस मसलसल 10 साल में इस रियासत की जो तबाही हुई, कोई पॉलिटिकल यहाँ सरकार नहीं थी, बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद, और इन चीज़ों की तरफ किसी ने देखा नहीं। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है और वो कमेटी की रिपोर्ट जो है जल्दी इंशाल्लाह वो आ जाएगी। और मैंने पहले भी कहा है कि डेली वेजेस का इशू जो है 2026-27 जो है जो उनके लिए एक अच्छा साल साबित होगा। तो राजौरी के ही कल्लर इलाके में यहां एक मुस्लिम परिवार की खेत से मिली हुई हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्ति की अचानक गायब होने से लोगों में रोष देखा जा रहा है। और ये मूर्ति हाल ही में एक पूर्व सैनिक के खेत से खुदाई के दौरान बरामद हुई थी, जिसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने इसे एक जगह स्थापित कर इसकी पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। अब अचानक ये मूर्ति वहां से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई है। लोगों के मुताबिक कुछ शरारती तत्व इस इलाके का सौहार्द बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और मूर्ति के गायब होने की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जो वहां से उठाने वालों की तलाश में जुट गई है। आज से 4 दिन पहले जब वो पत्थर हटा रहे थे तो इधर से एक मूर्ति टाइप का पत्थर मिला। फिर हमने उसको खरोच खराच के उसकी मिट्टी जो है निकालने के बाद उसको धोने के बाद पता चला कि ये एक मूर्ति है। फिर स्थानीय लोग जो थे, हिंदू बरादरी बिल्कुल नज़दीक है, उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि भैया आपके मज़हब की कोई मूर्ति टाइप का इधर है तो आप आके पहचान करके तो आप अपनी कार्रवाई कर सकते हो। 4 दिन मूर्ति इधर रही है। हिंदू बरादरी के काफ़ी इससे पहले भी मीडिया वाले आए हैं, उन्होंने भी मूर्ति देखी है। दूर दराज से लोग आए हैं,
उन्होंने भी ये मूर्ति यहाँ पर देखी है। देखने के बाद आज शाम को अंधेरा पड़ने तक यहाँ पे आरती हो रही थी, पूजा हो रही थी। पूजा होने के बाद सारे लोग अपने अपने चले कि हम भी रोज़मर्रा की तरह अपने घर में खाना खुना खाया, सो गए। सुबह जब आए आए क्योंकि जिनका स्थान है हम तो उसको टच नहीं कर सकते, उसके ऊपर चुन्नी वगैरह चढ़ी हुई थी, तो हम सोचा इधर ही है, रोज़ की तरह आएंगे। फिर बाद में इधर उधर फ़ोन किया, हमारा जो मेंबर है उन्होंने फ़ोन किया कि कहीं नहीं जाना, आज जो है एमएलसी साहब यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे ये मीडिया के सामने ये बातचीत आई है कि एक मुस्लिम परिवार से ये मूर्ति मिली है, मिलने के बाद जब ये सोशल मीडिया पर हंगामा फैला तो वही हिंदू मुस्लिम में जो खलर डालने की एक साजिश की जा रही है, और इसका कोई उसको कोई लेके चोरी करके क्या करेगा। यहाँ पे अगर मूर्ति निकली है, एक प्राचीन कोई देवी देवता की मूर्ति निकली है, और उसका अचानक से रात को यहाँ पे पूजा होती है, अर्चना होती है। हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं इस मोहल्ले की, वो यहाँ पे रात को 6:30-7 बजे वो यहाँ पे आखिरी बार यहाँ से वो पूजा करके निकले। तो जब सुबह पूजा करने आए तो आगे देखा मूर्ति गायब थी। अब थोड़ा सा वो है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी है, हम भी लगे हैं, सर्च कर रहे हैं सारे लोग। तो ये जो है कि है तो ये किसी शरारती तत्व का काम है जो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है, और यहाँ पे जो है वो गलत तरीके से उनका। ऐसे लोगों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे यहाँ के लोग। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की आगे इस पे? अभी इनिशियली वो अपना कर रहे हैं सारा सर्च, आगे पीछे जितने भी यहाँ पे एरिया है उसको सर्च कर रहे हैं कि कहीं किसी शरारती जो लोग हैं उन्होंने कहीं आगे पीछे यहाँ पे ही किसी के घर में ना रख दी हो या कहीं आगे पीछे ना कर दी। अभी सर्च चल रही है, तो देखते हैं। तो सुरनकोट में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से बिजली विभाग के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडिटर, जो कि ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, शहजाद अहमद, अपनी टीम के साथ यहां औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, और निरीक्षण के दौरान अवैध बिजली कनेक्शन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और कई अवैध कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काट दिए गए। शहजाद अहमद ने आम जनता को जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी कारणों के चलते सुबह और शाम के समय में 2-2 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस अवधि में बिजली विभाग का सहयोग करें। साथ ही उन्होंने लोगों से हीटर और बॉयलर जैसे अधिक बिजली खपत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से परहेज करने और ऊर्जा संरक्षण में सहयोग देने का आह्वान किया। ये हमने एंटी थेफ्ट ड्राइव रखी है, रेवेन्यू रियलाइजेशन हमारे जहाँ पर लॉसेस 40% सारे ही हैं। तो पूरे सब डिवीज़न सुरनकोट में 40 के ऊपर हैं सारे फीडर। तो ये सुरनकोट सिटी में ड्राइव शुरू की है, बाकी वाले भी ये सारे तकरीबन 16 फीडर हैं। 9 में हमारे लॉसेस 40 के ऊपर हैं। तो जिसमें लॉसेस 40 के ऊपर हैं वो हमारा रेड जोन में आता है हमारा सुरनकोट भी। और इसमें कर्टेलमेंट भी की है 6 घंटे पर डे, सुबह 2 घंटे, दिन में 1.5 घंटा और शाम को 2.5 घंटे। और ये हुकिंग वगैरह ये आप देख रहे हो, जो अभी ये केबलें वगैरह बाईपास सारा ये काट के लाए हैं, इतनी केबल्स वगैरह। लोड भी इलीगल कनेक्शन काटेंगे। आपने अभी ये फ़ोटो वगैरह देखे होंगे, आपने आप साइड पे बंदे को देखा होगा। तो ये रहेगा तकरीबन 2 महीने जब तक ये सारा स्मूथ होता। हमारे हर फीडर पर तकरीबन 10-10 बंदे डेली निकले हुए हैं। लोगों से कुछ कहेंगे? हाँ, यही कहेंगे कि पीक लोड में कम से कम सुबह और शाम को, दिन को भी अपने गैर ज़रूरी लोड को कम कर लें। और अननेसेसरी जहाँ पर लाइटिंग पूरे दिन स्विच लगा लें 500 रुपये का और बल्ब ऑन ना रखें। कहीं बाज़ार में सुबह आता हूँ तो देखा सारे बल्ब ऑन होते हैं, उसका तो उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये अपील करता हूँ कि अपना लोड थोड़ा मॉनिटर करें, मिनिमम लोड गैजेट अपने यूज़ करें। मतलब हीटिंग का जो एक साथ सारा लगाओगे तो फीडर भी ट्रिप हो जाएगा और लॉसेस हमारे 40 के ऊपर हैं और बढ़ सकते हैं 2 महीने में। और कोशिश करेंगे हम स्मूथ करने की ताकि ज़्यादा लोगों को पावर दे सकें। बिलो 40। तो डोडा में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद जिला प्रशासन डोडा ने 20 से 22 जनवरी तक 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। इस विशेष शिविर के माध्यम से चिनाब वैली के लोगों को पासपोर्ट से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक लोगों को पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए जम्मू जाना पड़ता था, जिससे उन्हें भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता था और कीमती समय भी बर्बाद होता था। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने बताया कि डोडा में स्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है और ये आवश्यक औपचारिकताओं को पूरी
करेगा और साथ ही साथ जब औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं तो लोगों को फायदा भी मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाते ही क्षेत्र के लोगों को स्थायी लाभ मिलेगा। यहाँ जिस तरह से लोगों की तरफ से ये बात रखी गई थी, मामला उठाया गया था, अब पहल का स्थानीय लोगों ने स्वागत कर लिया है, क्योंकि अब अगर यहाँ पर ये केंद्र खुल जाता है तो सीधा सीधा लोगों को यहाँ पर परेशानी से निजात मिलेगी और जनहित की मांग उठाने में मीडिया की अहम भूमिका की भी उन्होंने सराहना की। आप सब जानते हैं कि पासपोर्ट सेवा केंद्र जो डोडा के नियरेस्ट है वो उधमपुर में है। हमारी जो आरपीओ हैं, हमारे पीओ हैं जो हमारे जम्मू में, उनसे बात हुई है और अब आपको फाइनली बताना चाहता हूं कि 3 दिन के लिए एक पासपोर्ट कैंप लगेगा डोडा में 20, 21, 22 जनवरी को। उसमें पूरी हमारी टीम्स जो पासपोर्ट सेवा केंद्र की है वो यहाँ पे आएंगी। आप अगर वेबसाइट भी चेक करेंगे तो डोडा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं। तकरीबन 120 स्लॉट अवेलेबल हैं 3 दिन के लिए, मतलब 40-40-40 तीनों दिनों के लिए स्लॉट्स हैं। तो मैं आपके जरिए लोगों से ये भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोग, प्रशासन आपकी तरफ आ रही है, आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं। जो भी पासपोर्ट सर्विसेज लेना चाहता है इन 3 डेट्स के लिए अपनी डेट्स अभी फिक्स कर ले और ऑब्वियसली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जब 120 स्लॉट पूरे हो जाएंगे तो शायद फिर परेशानी हो सकती है, तो जल्द से जल्द अपने स्लॉट बुक करें। और इसकी जो लोकेशन रहेगी वो वैन की और जो भी सारी एक्टिविटीज का वो डीसी ऑफिस डोडा रहेगी। तो आपके जरिए हम लोगों से ये भी बताना चाहते हैं कि प्रशासन गांव की ओर पासपोर्ट सेवा केंद्र आपके घर पे, आपके द्वार पे आ रहा है और 20, 21, 22 तारीख है और दिन के 40 स्लॉट होंगे। इसका फायदा जरूर उठाएं। मैं ये कहूंगा ये सिर्फ डोडा के लिए नहीं है, जो कोई भी आके डोडा में सर्विसेज अवेल करना चाहता है वो ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र के वेबसाइट पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करें। इसमें किश्तवाड़ से भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो वो भी जरूर उठाएं। देखिए, इसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमने रिक्वेस्ट किया था और हमारे पीओ साहब ने फिर एमईए से अप्रूवल लेके आज फाइनली हमें कम्युनिकेट किया है कि वो 3 दिन के लिए कैंप लगाएंगे। विल टेक इट अप विद द हायर अप्स। जैसा भी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, अगर वो पॉसिबिलिटी भी होती है तो वो भी आने। तो सीमावर्ती राजौरी पुंछ का टूरिस्ट स्पॉट डेरा की गली पर्यटन विभाग की अनदेखी का शिकार हो रहा है। ये इलाका मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है। प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर होने के बावजूद राजौरी और पुंछ के बॉर्डर जिले के बीच में बसे हुए इस खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट पर आने वाले लोगों को पर्यटन विभाग की अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। डेरा की गली में ना तो खाने पीने की सही व्यवस्था है और ना ही पर्यटकों की बैठने और आराम करने की कोई जगह। आलम यह है कि यहाँ वॉशरूम और पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं करवाया गया है। टूरिस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज जो है यहाँ आकिब जी, यहाँ पर हम देख रहे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बर्फ में, ठंड में जो है वो कांप रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बैठने की माकूल जगह नहीं है, वॉशरूम नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो रिक्वेस्ट ही करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से और डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट से कि जो ये आपका एरिया है डीकेजी टॉप, ये आपके लिए एक इनकम का भी सोर्स बन सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे टूरिज्म आपका चल सकता है। दूसरा, जो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे उन लोगों के लिए भी जो है यूजफुल होंगे या ये एरिया, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट पता नहीं किस वजह से ऐसी प्लेस को इग्नोर करता है। यहाँ से एक 30 या 40 किलोमीटर पे यहाँ पे पीकेजी पीर की गली आती है, वो काफ़ी अच्छा एरिया है, लेकिन उसमें हैवी स्नोफॉल होती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की या ट्रैफिक पुलिस उसको बंद कर देती है क्योंकि लोगों की सेफ्टी के लिए। लेकिन जो ये एरिया है काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी सेफ्टी है इस एरिया में। और जो टूरिस्ट जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, जो आप लोग लंच करते हैं, जो आपके पास यूज एंड थ्रो मटेरियल होता है, इसको जो है एक जगह जमा करके और इसको मतलब आग लगा दी जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से वो कचरा बाहर फेंकेंगे, इससे टूरिज्म की जो है जो ब्यूटीनेस है वो खत्म हो सकती है। सर्दी में बैठने के लिए या बारिश में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से हमें जल्दी वापस जाना पड़ रहा है। तो हम गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि यहाँ पे बैठने की जगह होनी चाहिए, वॉशरूम टॉयलेट होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ सकें। और यहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट है वो सही नहीं है, क्योंकि बैठने की जगह नहीं है। यहाँ से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आग जलाने के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, खाने पीने के लिए जगह नहीं है।
हमारी यही डिमांड है कि एक तो रोड सीधी की जाए, क्योंकि रोड तो बहुत ख़राब है यहाँ थन्ना मंडी से DKG तक रोड बहुत ख़राब है। एक तो रोड ठीक की जाए हमारी, और ऊपर से बैठने की जगह यहाँ पर बनाई जाए, और जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो एंजॉय करें यहाँ पर बर्फ़ की, और भी बहुत सारी चीज़ें। पीने का पानी भी नहीं है यहाँ पर, कोई वॉशरूम भी नहीं है। अब बंदा बाहर तो खुले में तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बंदे को शर्म आ जाती है, क्या बंदा कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट से दरख्वास्त है हमारी कि यहाँ पर पीने का पानी, वॉशरूम। जिला डोडा के ही चिल्ली माल्ट इलाके में आजाद क्रिकेट जो कमेटी है उसके द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ है। टूर्नामेंट में स्थानीय युवाओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि इस आयोजन ने क्षेत्रों में खेल प्रतिभा को उजागर किया, लेकिन साथ ही बुनियादी खेल सुविधाओं की भारी कमी भी सामने आई। स्थानीय बच्चे और युवा यहां असमतल और जोखिम भरे अस्थायी मैदानों में ही क्रिकेट खेलने को मजबूर हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। युवाओं ने सरकार से अपील की है कि क्षेत्र में एक समर्पित खेल मैदान उपलब्ध कराया जाए और उनका कहना है कि चुनावों के दौरान नेता खेल सुविधाओं की वादे करते हैं, लेकिन जीत के बाद उन्हें भुला दिया जाता है। तो यहाँ पर लड़कों को बहुत शौक है खेलने का, लेकिन ये फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि गांव ये इलाका जो है ये बहुत पहाड़ी इलाका है, तो इसमें ग्राउंड की कमी होती है लड़कों को। इसमें ग्राउंड होना चाहिए, एक ग्राउंड जरूरी होना चाहिए। हम बड़े जोरों शोर से क्रिकेट खेलते हैं लड़के, यहाँ कोई भी है उसको बड़ा शौक है क्रिकेट खेलने का, लेकिन फैसिलिटी नहीं है लड़कों को, क्या करेंगे। क्योंकि ये नारे लगाते हैं कि देश ये क्या बोलते हैं नशा मुक्त होना चाहिए, लेकिन नशा मुक्त कैसे होगा जब तक ना फैसिलिटी होगी लड़कों को कुछ खेलने के लिए। अपना टाइम जो ये वहाँ पे लगाते हैं वो टाइम हम क्रिकेट में लगाएं, या कोई भी खेल हो। खेल में चाहे हॉकी है या कबड्डी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, लेकिन यहाँ पर गांव में ज्यादातर क्रिकेट ही खेला जाता है। कहाँ एक ग्राउंड हमारे पास था वो भी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। एक इधर किलोत्रान में बना था, लेकिन वो ग्राउंड खत्म हो गया। अब तो खेतों में खेलते हैं सब, गाँव में क्रिकेट होता है ज्यादातर। हमारे पास ग्राउंड है ही नहीं कहीं अवेलेबल। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि जहाँ लड़के खेलने जाए या कुछ भी गेम हो उसमें पार्टिसिपेट करें। हमें सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ग्राउंड होना चाहिए जरूरी। ग्राउंड नहीं है, खेतों में टूर्नामेंट हो रहा है, फैसिलिटीज कोई नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ पे खेतों में आप देख रहे हैं कि खेतों में ये टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। पहाड़ में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ गवर्नमेंट की, खेतों में खेलते हैं। जुनून तो बहुत है क्रिकेट का, मगर खेलें कहाँ, जगह नहीं है। मैं खेलों के लिए भी आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है? कहीं नहीं है, कोई किसी वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी, कोई भी गेम लेके चलो, कोई जगह नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है हमारे पास। क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी सरकार से? बार बार करते हैं, हर बार करते हैं, ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें कहीं अगर नशे से मुक्त कराना है, देश को, बच्चों को बचाना है, तो कहीं ग्राउंड दो, ग्राउंड के लिए जगह दो, ग्राउंड बना के दो। अब इतने फैसिलिटीज नहीं गवर्नमेंट दे रही है। तो जम्मू कश्मीर अरोड़ा वंश सभा द्वारा आज लोहड़ी का पर्व पूरे हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ ही मनाया गया है। ये पारंपरिक उल्लास है, यानी कि हर्षोल्लास के साथ इस पूरे पारंपरिक त्योहार को मनाया गया है। इस अवसर पर सभा के कार्यक्रम में ही यहाँ सबने भाग लिया और कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोहड़ी से जुड़ी हुई सभी परंपराओं और रीति रिवाजों का विधिवत पालन कर पारंपरिक गीतों के बीच में मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक और तिल का प्रसाद अर्पित किया गया। और इस आयोजन में अरोड़ा वंश सभा के ही पदाधिकारियों और सदस्यों के अलावा अरोड़ा बिरादरी के अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए और वक्ताओं ने लोहड़ी पर्व के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को एकजुट करने और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। बताते चलें कि अरोड़ा वंश सभा की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो लोहड़ी को मद्देनजर रखते हुए किया गया। आपसी प्यार और भाईचारे की मिसाल कायम की गई। यही
यही मैसेज देना चाहता हूँ कि समाज में हमें एक दूसरे का भाईचारा बना रहे, सबके परिवार में सुखी आए और सभी लोगों ने लोहड़ी के इर्द गिर्द 7 परिक्रमा ली, हमारे यहाँ पर मंदिर के P4 परिक्रमा ली, अपनी मनोकामना सबकी इच्छा पूरी हो और सबको तरक्की ईश्वर दे और आगे का अगला साल जो लोहड़ी का आए हम इससे ज्यादा लोग एकत्रित होकर अपनी मनोकामनाएं भगवान। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।